नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 5th हिंदी का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है गुरु और चेला। यह एक कविता है और इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इस कविता में क्या है। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा की, जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। ये अंधेरे नगरी है अनबूझे राजा, टके सिरे भाजी टके सिरे खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है मुसीबत, मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेरे हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को बेबस हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। अब इसके हम अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर गुरु और चेला दोनों होते हैं, मतलब गुरु और शिष्य रहते हैं और वो दोनों क्या है, घूमने के लिए पास में एक गांव रहता, वहां जाते हैं। परंतु उनके पास धेला का मतलब होता है एक भी पैसा नहीं रहता है। और चलते चलते उन्हें क्या है, एक नगरी मिलती है और जिसकी सड़कें क्या है, बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी और उसका जो डगरी मतलब जो रास्ता था वह भी साफ सुथरा था। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, मतलब एक ग्वालिन उन्हें सिर पर गगरी अर्थात घड़ा रखी हुई मिली। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी है। जैसे ही उन्होंने गुरु और शिष्य को देखा तो वह ग्वालिन क्या है, तेज तेज भागने लगी। तो गुरु ने कहा तेज मत भागो, बताओ ये कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा, मतलब जिसके यशगान का यहाँ पर बाजा बजता रहता है। तो ग्वालिन है। ग्वालिन ने कहा महाराज पंडित जी पधारे भले हो या आज पंडित, मतलब आप यहाँ पे पधारे भले हो। पर यह क्या कौन सी नगरी है, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ का जो राजा है वह नासमझ है। और यहाँ पर टके सेर भाजी मिलती, साग सब्जियां मिलती हैं और टके सेर खाजा पपड़ी वगैरह यह मिलती, मतलब तो दोनों ही एक ही भाव में मिलते। चाहे साग सब्जी ले लो चाहे आप मीठी मिठाइयां ही ले लो। गुरु ने कहा जाने देना नहीं, मतलब गुरु तो समझ गया कि यहाँ का राजा है वो कैसा है, नासमझ है, मूर्ख है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे अपनी जान देना मुझे मंजूर नहीं है और मैं अपने आप मुसीबत को मोल नहीं ले सकता। न जाने अंधेर हो कौन क्षण में, पता नहीं ये अंधेर नगरी है, इस अंधेर नगरी में किस क्षण कौन सा अंधेरा हो जाए, कौन सा अंधकार आ जाए। यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, मतलब उसने मन में सोचा कि यहाँ ठीक नहीं है रहना, मतलब यहाँ रहना ठीक नहीं है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु ने कहा चलो अपन चलते हैं यहाँ से, परंतु चेला नहीं माना। गुरु को विवश होकर के वापस लौट जाना पड़ा, चेला साथ में नहीं गया। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, मतलब गुरु जी तो चले गए और चेला अकेला रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला, मतलब जो चेला था वह कैसा था, मोटा था। तो मोटा अकेला चेला यही सोचता हूँगा, क्या सोचता हूँगा यह हम आगे पढ़ते हैं। चला हट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल फेला। टके सेरे हल्दी टके सेरे जीरा, टके सेरे ककड़ी टके सेरे खीरा।
टके सेरे मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोजे उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा थी, अंधेरे नगरी था अनबूझे राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली थी, बरसाते आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल चमकती थी बिजली थी, बरसाते गहरी धमकती थी बिजली। गिरिराज की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। चपट संतेरी को टपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतनी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। अब आगे इसके अर्थ को समझते हैं कि चला हाट को देखने आज चेला, मतलब जो चेला था, शिष्य था गुरु का, वह हाट मतलब होता है बाजार, तो बाजार देखने को चला गया। तो वहां पर क्या देखता है, वहां देखता है कि यहाँ पर तो अलग ही मेला लगा हुआ है। और कैसा मेला है कि जहाँ पर टके सेर हल्दी, मतलब 1 टका सेर भर हल्दी मिल रही है। सेर मतलब 1 किलो हल्दी, और टके भर में ही 1 किलो जीरा मिल रहा है, और टके भर में ही 1 किलो ककड़ी मिल रही है, और टके भर में ही खीरा मिल रहा है। और टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, मतलब एक ही टके में क्या है 1 किलो रबड़ी मलाई मिल रही है। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, मतलब बहुत दिनों तक उसने क्या है खूब रबड़ी मलाई खाई, उड़ाई मतलब खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, मतलब और ताजी ताजी वहां का जो समाचार है उसको सुनो। अंधेर नगरी थी, और वहां का जो राजा था वह कैसा था, अनबूझ मतलब नासमझ था। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, मतलब पानी बरस रहा था, बिजली चमक रही थी, और बरसात बहुत तेज आई थी, और इसी कारण से बिजली दमक रही थी। गरजते थे बादल, मतलब बादल गरज रहे थे, और बिजली चमक रही थी, और बहुत तेज बारिश हो रही थी, मतलब घमासान बारिश हो रही थी, और बिजली धमक रही थी, मतलब कहीं कहीं पर बिजली क्या है गिर भी रही थी, और कहीं कहीं पर उसकी बहुत तेज आवाज आ रही थी। गिरिराज की एक दीवार भारी, मतलब जो राजमहल था उस राजमहल की एक जो दीवार थी वह गिर गई थी। वो भी दीवार कैसी थी, भारी मतलब बड़ी मोटी। जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, वहां पर राजा अपनी सवारी को लेकर जल्दी ही पहुंच गए, और जल्दी से संतरी को बुलाया और डांट कर बुलाया। गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया, मतलब यह दीवार क्यों गिर गई और किसने इस दीवार को गिराया है। कहा संतरी ने महाराज साहब, मतलब संतरी ने कहा महाराज साहब जी, ना इसमें खता मेरी, मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और ना ही मेरी कोई कर्तव्य इसमें। यह दीवार कमजोर पहले से ही बनी हुई थी, इस कारण से क्या है यह गिर गई, और यह बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं थी, और मजबूत न होने के कारण यह दीवार क्या है गिर गई। आगे देखते हैं। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिस्ती की गलती ये उसकी शरारत की, आगारा गीला उसी की ये गलफत। कहा राजा ने जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। ये गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा इसमें खता कुछ ना मेरी। ये मंत्री की गलती है मंत्री की गलफत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की
है हिकमत। अब आगे इसके अर्थ को देखते हैं। खता कारीगर की महाराज साहब से उसने कहा इसमें तो कारीगर की गलती है, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा इसमें कोई कर्तव्य नहीं है। फिर कारीगर को जल्दी से बुलाया गया और कारीगर को क्या है वहां पर बिठाया गया और कहा महाराज ने कारीगर को सजा दो। महाराज ने कहा इस कारीगर को सजा दी जानी चाहिए। तो उसने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे सजा मत दो। कहा कारीगर ने जरा भी ना देरी, मतलब कारीगर ने ऐसा महाराज से कहा, थोड़ी सी भी उसमें देरी नहीं की। महाराज इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, यह भिस्ती की गलती है, उसकी शरारत, मतलब यह तो भिस्ती की गलती है और उसी की ये शरारत है। किया कारा गीला, उसी की है गलफत, मतलब उसने जो उसका सामान था बनाने का तो उसको क्या कर दिया, बहुत ज्यादा गीला कर दिया, तो उसी की ही ये गलती है। कहा राजा ने जल्दी भिस्ती बुलाओ। राजा ने कहा ठीक है, जल्दी से भिस्ती को बुला के लाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ, जल्दी से उसको पकड़ो फांसी पर चढ़ा दो। और इतने में ही भिस्ती जल्दी से आ गया, उसको भी क्या है आने में बिल्कुल भी देर नहीं हुई। उसने राजा से कहा इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, जिसने मशक बनाई है उसकी ही इसमें गलती है कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया, उसमें क्या है ज्यादा पानी भरने के कारण यह दीवार क्या है टूट गई। मशक वाला आया, कुछ न देरी, मतलब जल्दी से ही मशक वाला भी वहां पर आ गया बिना देरी किए हुए। और उसने महाराज से कहा इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, यह मंत्री की गलती है, यह मंत्री की ही इसमें क्या है गलती की है, मतलब मंत्री ने ही इसमें गलती की है, उन्हीं की शरारत है, उन्हीं की है हिकमत है, मतलब उन्होंने ही कहा था कि ऐसी दीवार बनाओ, तो हमने क्या किया वैसी ही दीवार को बनाया। आगे देखते हैं। बड़े जानवर खाता चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी ये गलती वीरानी है, मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण, चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन, कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण, बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहाँ आज न्योता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। आगे बता रहे हैं बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। अब बता रहे हैं कि मंत्री ने क्या किया था कि जो बड़ा जानवर था उसका क्या कर दिया, चमड़ा दिला दिया, और चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, मतलब जो चमड़ा होता है उसको क्या अच्छे से करना पड़ता है, छीलना पड़ता है, मतलब उसको पतला करना पड़ता है, तो वो तो इन्होंने किया नहीं और सीधी ली और मशक बना दी। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, और मशक कैसी है, बहुत बड़ी है, और बड़ी होने के कारण इसमें क्या है पानी भर जाता है, और कैसा पानी भर जाता है तो ज्यादा पानी भर जाता है। ये गलती ना मेरी ये गलती वीरानी, मतलब उसने कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो इसी की क्या है गलती है कि इसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। हे मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, राजा से कहा, राजा ने कहा यदि इसमें मंत्री की गलती है तो जल्दी से मंत्री को लेकर आओ।
हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। और राजा ने कहा ठीक है, मंत्री को लाया जाए और फांसी पर चढ़ाया जाए। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन। जो फांसी देता है उसे हम क्या कहते हैं? जल्लाद कहते हैं। तो जल्लाद जल्दी ही मंत्री को लेकर फांसी चढ़ाने के लिए ले गया और उसी क्षण जैसे ही राजा ने आदेश दिया वैसे ही राजा के आदेश का पालन किया गया। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था। मतलब जो मंत्री था वह इतना दुबला पतला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा तक नहीं फंस रहा था। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, राजा ने कहा ठीक है अब इस पर फांसी का फंदा नहीं चढ़ रहा तो जिसकी मोटी गर्दन हो ऐसे व्यक्ति बुलाओ और इसी क्षण उस व्यक्ति को फांसी दे दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन। मतलब संतरी जैसे ही मोटी गर्दन वाले को ढूंढने के लिए चले तो वहां पर जो चेला था वो हलवा बढ़िया जल्दी जल्दी खाया जा रहा था। तो वहां पर उसको वो मिल गया, चेला अर्थात शिष्य मिल गया। कहा संतरी ने चले आप फौरन। संतरी ने चेले से कहा आप जल्दी से यहाँ से चलिए, महाराज जी ने आपको न्योता भेजा है, निमंत्रण भेजा है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। तो चेला बहुत ज्यादा खुश था कि महाराज ने मुझे बुलाया है, वो भी राज दरबार में बुलाया है। कहा आज न्योता छपूंगा अकेला। मतलब आज तो मेरे गुरु भी नहीं है और मैं अकेला हूँ तो मैं बहुत मौज उड़ाऊंगा। मैं तो आज निमंत्रण को अकेला ही स्वीकार करूंगा। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला। जैसे ही उसने वहां पर जाके देखा तो यहाँ पे तो झमेला ही झमेला था, क्योंकि यहाँ पे तो फांसी दी जा रही थी और वो समझ रहा था कि आज तो मेरे को बहुत सारे पकवान खाने को मिलेंगे, मेरा बहुत ज्यादा स्वागत होगा। वहां तो जोड़ा था अजब एक मेला। यहाँ वहां जाके देखा तो वहां पर तो एक अनोखा ही मेला लगा हुआ था। आगे चलते हैं। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बक बक मचाओ। मगर था ना बुद्धू था चालाक के चेला, मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर की रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया तो रत काने में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उसमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब इसके अर्थ को समझते हैं। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ। मतलब उसने कहा जल्लाद ने कि तुम्हारी गर्दन मोटी है, तुम जल्दी से इसको आगे करो, मैं उसमें फांसी का फंदा डाल देता हूँ। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। राजा ने कहा इसको जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो क्योंकि इसकी गर्दन मोटी है। फिर चेले ने कहा कुछ गलती तो बताओ, मेरी गलती क्या है, मुझे फांसी पर क्यों चढ़ाया जा रहा है। राजा ने कहा चुप बक बक मत करो। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला। मतलब चेला था वह चालाक था, बुद्धू नहीं था कि मतलब राजा की बातों में आ जाता। मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। उसने मतलब बहुत ज्यादा वहां पर ऊधम करना शुरू कर दिया, आवाज करना शुरू कर दिया। कहा पहले गुरु जी के दर्शन करा, मतलब मेरे गुरु जी को पहले यहाँ पे बुलाया जाए, उसके बाद मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मुझे बाद में चाहो तो फांसी पर चढ़ा देना। गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर, मतलब झट ही गुरु जी को बुलाया गया। अब यहाँ पर जो चेला था वह अकेला खड़ा रो रहा था। तो गुरु जी वहां पर पहुंच गए जहां पर उनका चेला खड़ा था। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। मतलब गुरुजी ने चेले को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके उसके कान में कुछ मंत्र बोला। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मतलब गुरु और चेला फिर आपस में झगड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। मचा उसमें धक्का बड़ा रेल पेला, मतलब उसमें धक्का मुक्की मचना शुरू हो गई। गुरुजी ने कहा
फांसी पर मैं चढ़ूंगा, और चेले ने कहा फांसी पर मैं मरूंगा। दोनों ही हटाने पर भी नहीं हटते थे, मतलब ऐसे अड़ गए थे दोनों की, मतलब उनकी जो सैनिक है वो हटा रहे थे तो भी वो दोनों हट नहीं रहे थे। और छुड़ाए न छुड़ते लड़े ऐसे दोनों, मतलब दोनों ऐसे लड़ रहे थे कि मतलब छुड़ाने पर भी नहीं छूट रहे थे, बस कह रहे थे कि हम फांसी पर चढ़ेंगे। उन्होंने कहा मैं फांसी पर मरूंगा। और बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, मतलब वहां पे राजा तुरंत ही आगे बढ़े, बोले बात तो बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए इतने उतावले हो। गुरु ने बताया करामात क्या है, गुरु ने बताया कि इसका रहस्य क्या है, इसकी बात क्या है। अब आगे देखते हैं। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वहाँ राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, ये संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठे होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दिन फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्खी राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरे नगरी था अनबूझे राजा। आगे इसके अर्थ को समझते। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, मतलब उसने बताया कि आज के दिन जो फांसी पर चढ़ेगा इसी समय, तो इतना सुंदर मुहूर्त आज तक नहीं बना जैसे आज बना है। तो वह जो फांसी पर चढ़ेगा वह क्या है, राजा नहीं बनेगा बल्कि मरकर वह चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती का मतलब होता है 6 खंडों का अधिपति, मतलब आदि धरती ही मतलब जिसके अधीन में होती है। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा, और इस संसार का जो छत्र है वह उस पर ही तना जाएगा। कहा राजा ने बात सच कर यही, मतलब राजा ने कहा यही बात सही है, तो गुरु का कथन झूठ होता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि गुरु जी जो होते हैं वह कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो गुरु का जो वाक्य है वह झूठा नहीं होता है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, राजा ने कहा अब तो फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा, और इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा, और इसी क्षण क्या है मैं फांसी पर टंगूंगा, अपने प्राण दे दूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, जैसे ही वो मूर्ख राजा फांसी पर चढ़ा तो सभी लोगों ने क्या है बहुत बाजा बजाना शुरू कर दिया, वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर दिए। प्रजा खुश हुई, और जो वहाँ की जो प्रजा थी वह भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। क्यों खुश हो गई, क्योंकि वहाँ का जो राजा था वह कैसा था, मूर्ख था, और मूर्ख राजा क्या है मर चुका था। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, और अब तो घर घर क्या है बधाइयों के बाजे बजने लगे। थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा, क्योंकि यह अंधेर नगरी थी और यहाँ का जो राजा था वह नासमझ था। उसके मरने पर सभी लोगों ने अपने घर में खूब बधाइयां बजवाई। अब आते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न पर। टके की बात। टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। फायदा, गरीबों को भी सब चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। फायदा क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं वह क्या सब चीजें खरीद पाएंगे। अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाएगा। और नुकसान, बाजार मंदा पड़ता जाएगा। नुकसान ये होगा कि जो बाजार होगा वो कैसा धीमा पड़ जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था लाचार हो जाएगी। भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्ला में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन कौन सी हैं या कौन सी हैं। सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। सऊदी अरब की मुद्रा है दीनार, जापान की है एन, फ्रांस की है यूरो, इटली की भी है यूरो और इंग्लैंड की है पाउंड। अब आते हैं कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। ये तो हमने अभी जो पढ़ी थी वो कविता है।
अब इसी कविता को हमें कहानी बनाकर बताना है। तो हम बता सकते हैं कि एक अंधेर नगरी थी और वहाँ का राजा मूर्ख था और वहाँ पर सभी चीजें एक ही भाव में मिलती थी। चाहे तो आप दूध मलाई ले लो, चाहे आप सब्जी भाजी ले लो। और एक बार क्या है, चेला और गुरु उसी नगरी में जाते हैं और पूछते हैं ये कौन सी नगरी है। तो पता चलता है अंधेर नगरी है और यहाँ का जो राजा है वह नासमझ है। तो ये सुनकर वहां पर गुरु तो क्या है वापस चले जाते हैं, परंतु उनका जो चेला रहता है वह यहीं रह जाता है। और उसी समय एक घटना घटती है कि एक राजा की जो दीवार होती है वह गिर जाती है। तो वह तुरंत सबको बुलाता है कि दीवार कैसे गिरी, और जिसका नाम बताया जाता है उसको वो फांसी पर चढ़ने का हुक्म दे देता है। फिर मंत्री का नंबर आता है लास्ट में। तो मंत्री की गर्दन बहुत पतली होती है तो फांसी पर वह नहीं चढ़ पाता क्योंकि फंदा उसके गले में नहीं जाता है। तो राजा हुक्म देता है कि जिसकी गर्दन मोटी है उसको यहाँ पर ले आओ और उसको फांसी पर चढ़ा दो। तो इतने में रबड़ी खाते हुए, मलाई खाते हुए वह चेला मिलता है। तो चेला को यहाँ पर बुलाया जाता है। चेला बड़ा खुश होता है कि राजा ने मुझे राज दरबार में बुलाया है, तो आज तो मेरे को बहुत दावत खाने को मिलेगी। परंतु यहाँ पे आकर देखता है कि यहाँ पे तो फांसी देने का हुक्म दिया जा रहा है और राजा कहता है तुरंत इसको फांसी पर चढ़ा दो। तो चेला कहता है कि मेरी गलती क्या है। तो भी राजा कहता है आप चुप हो जाओ, बकवास मत करो, फांसी पर चढ़ जाओ। तो चेला नहीं मानता, कहता है कि मेरे गुरु को बुला दीजिए और मेरे गुरु के एक बार दर्शन करा दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। तो राजा कहते हैं ठीक है, इसके गुरु को बुलाया जाए। तो तुरंत ही गुरु को बुलाया जाता है। गुरु भी आ जाता है। फिर गुरु भी उनका समझदार रहता है तो गुरु क्या करता है, उसके कान में कुछ बुदबुदाता है, मतलब कुछ कहता है। और जैसे ही वो मंत्र गुरु चेले के कान में फूंकता है तो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो उनके झगड़े को बहुत शांत कराया जाता है परंतु दोनों नहीं मानते हैं। इतने में राजा आता है, कहता है क्या बात है, आप दोनों ही फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार क्यों हैं। तो गुरु कहता है कि राजा आज का जो मुहूर्त है फांसी पर चढ़ने का वो बहुत अच्छा है। जो भी आज फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं बल्कि क्या है, चक्रवर्ती बनेगा और संसार का छत्र हमेशा उसके सिर पर रहेगा। राजा बस इतनी बात सुनता है और सोचता है कि जो गुरु के कथन होते हैं वह कभी गलत नहीं होते हैं, और यह सुनकर वह फांसी पर चढ़ जाता है। जैसे ही राजा फांसी पर चढ़ता है तो वहाँ की प्रजा बहुत ज्यादा खुश होती है और खुश होकर के वह खूब बाजा बजाती है और घर घर पर बधाइयां बजने लगती हैं कि मूर्ख राजा मर गया। तो ये इसकी कहानी हो गई। अब है, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो हमें बताना कि सूझबूझ से हमारा बिगड़ा हुआ काम, जैसे मेरे साथ एक घटना घटी थी। एक बच्चा ब्रेंच पे से गिरने वाला था क्योंकि वो मस्ती कर रहा था। वो मस्ती करते करते वह ब्रेंच पर चढ़ गया और जैसे ही वो गिरने वाला था तो उसके बाजू वाले बच्चे ने देखा कि ये तो गिरने वाला है, तो उसने जल्दी से उसको पकड़ लिया और नीचे बिठा लिया। इस प्रकार से वो बच्चा ब्रेंच पे से गिरते गिरते बच गया। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। सड़कें, अंधेर नगरी में सड़कें चमकदार थीं। बाजार, अंधेर नगरी के बाजार में सब चीजें टके सेर बिकती थीं। राजा का राजकाज, अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था इसलिए उसका राजकाज सही नहीं था। प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती थी। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ, ऐसे देश को ही तो अंधेर नगरी कहते हैं क्योंकि इस नगरी का राजा निहायत मूर्ख था। उसे यह भी पता नहीं था कि सही क्या है, गलत क्या है, किसे सजा मिलनी चाहिए, किसे शाबाशी मिलनी चाहिए। उसके राज्य में प्रजा काफी दुखी रहती थी और उससे मुक्ति चाहती थी। अब है कविता की बात। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो अंधेर नगरी की
प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वह हमेशा लोगों को परेशानी का कारण बनता था। अंधे नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए और खुश हुई क्योंकि वह मूर्ख था। उसके मरने से उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हो गई। वे राजा की मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से बड़े दुखी हो चुके थे। अब उनके दुख का अंत हो गया था। यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया, आपस में चर्चा करो। वो राजा से परेशान थे परंतु वो स्वयं उसको नहीं हटा पाए क्योंकि यह काम आसान नहीं था, सरल नहीं था। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता। सबको एकजुट करना भी मुश्किल काम होता और ये यदि काम हो भी जाए तो काफी समय लगता है। गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। गुरुजी ने क्या बात कही थी? तो गुरुजी ने क्या बात कही थी? तो यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? बिल्कुल नहीं। राजा मूर्ख था इसलिए गुरुजी की बात को सच मान लिया। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। बिल्कुल सही किया। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने निर्दोष चेले को बचाया बल्कि उस नगरी की सारी प्रजा को भी बचा लिया। प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी। उनकी इच्छा गुरुजी ने पूरी कर दी थी। अब अगले पृष्ठ को देखते हैं। अलग तरह से। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। फिर से एक बार कविता यहाँ पे पढ़ के हम बता सकते हैं। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बदला था सारा वहां का नजारा। क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। फिर ना तो गुरु आ पाते और ना शिष्य को बचाते और ना वहां की प्रजा है वह सुखी हो पाती। राजा गुरुजी की बातों में ना आता। यदि राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो वह वहां का राजा बना रहता और वहां की जो शासन व्यवस्था है वह वैसी ही डगमगाती रहती और साथ ही चेले को फांसी मिल जाती। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता? यदि संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज कारीगर को बुलाते, दीवार बनाने के सामान जहां से सामान आया उसको बुलाते, जिसने आदेश दिया उसको बुलाते और सभी को क्या है फांसी चढ़ाने का हुक्म देते। शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, तो क्षण में की जगह क्षण में। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, भगरी मतलब भाग री, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, घनी मतलब गहरी। ये गलती ना मेरी है गलती, बिरानी, बिरानी मतलब पराई किसी दूसरे की है। ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी तुम, ये मुहूर्त की जगह हो जाएगा मुहूर्त। चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में से शब्द भरो। पटापट, चटाचक, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने झकाझक सफेद कुर्ता पाजामा पहना है। उस भुलक्कड़ ने चट चट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।